बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। क्या पाकिस्तान का ऐवान बाला यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल हो रही है मुल्क में एक जुडिशल कू करने के लिए। आज सेनेटर अब्दुल कादिर ने जो बिल पेश किया, तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 के अंदर, उसमें जजेस की तादाद 13 से बढ़ाकर 21 करने की तजवीज़ दी गई है और ये रिकमेंडेशन दी गई है कि तादाद 21 कर दी जाए। वजह क्या बताई गई, वो ये कि मुल्क में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लिहाजा ज़रूरी है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को डील करने के लिए जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए। अब बादियों नज़र में तो ये मामला बड़ा सादा लगता है, लेकिन जिस तरफ इशारा जनाब अली ज़फ़र साहब ने किया वो भी किसी ऐसी बात से कम नहीं है जो कि बाकायदा तौर पर डिस्प्ले करती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या खदशात हैं। इस मोन्टाज के अंदर आपने देखा, उन्होंने कहा कि ये जुडिशल कू होने जा रहा है, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी इदारे पर कोई कब्जा नहीं हो रहा, हम सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन का यह कहना है कि हम 2 जजेस की बात जरूर कर सकते हैं। ये 7 का हिंसा कहां से आया है? और अगर इस पुराने मामले को देखा जाए तो इसके पीछे बड़ी सिग्निफिकेंस है, इस बात को बड़ी अहमियत दी गई है। इसमें भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुज़ाकरात या नो मुज़ाकरात, कोई कह रहा है कि चकज़ई साहब हुकूमत से यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम तो किसी ऐसे डायलॉग के मुतमन्नी नहीं, हाँ हम बात जरूर करना चाहती हैं लेकिन उनसे जिनके पास इख्तियार है, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान साहब के बकौल जो इन्हें लेकर आए हैं, बात तो उनसे होगी, जिनके पास इख्तियार है ही नहीं उनसे क्या बात होनी। और अगर हुकूमत से बात कर ली तो फिर इनका डाका जो इन्होंने 8 फरवरी 2024 को मारा उसको तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं। इमरान खान साहब जेल से बार बार कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है बूट को इज्जत देकर। क्या वाकई ऐसा हुआ है और हो रहा है? ये मामला जा किस तरफ रहे हैं? और क्या काजी फाइसा साहब जो कि इस वक्त इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जिनके बारे में जनाब वफाकी वजीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि भाई वो नहीं लेना चाहते किसी तरह की तोसी, लिहाजा आप कुछ और बात कर लीजिए। तो खाकसार और खाकसार के बहुत से कुलीग्स ये सवाल करते हैं कि जनाबे वाला, अगर जनाब काजी फाइजा साहब का नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट उनके ऑफिस अज्यूम करने से, उनके ओथ टेकिंग से 88 रोज कबल हो सकता है, और उनसे पहले जो चीफ जस्टिस साहब थे उनका भी एक ठीक ठाक सिग्निफिकेंट गैप था जिससे पहले उनका नोटिफिकेशन हो गया। जस्टिस गुलजार साहब का नोटिफिकेशन बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी अरसे पहले उनकी तैनाती से, उनके ऑफिस अज्यूम करने से पहले हुआ। तो क्या वजह है कि हुकूमत इंतज़ार करेगी 26 या 25 अक्टूबर का कि उसी रोज़ जिस दिन जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब ने बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होना है, उसी रोज़ उनका नोटिफिकेशन किया जाए? ये प्रैक्टिस अब क्यों अडॉप्ट की जा रही है? साथ ही साथ हुकूमत ये कह रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये आवाज़ें क्यों बंद नहीं होती, सवाल क्यों बंद नहीं होते? आज के प्रोग्राम में हम इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। सियासत, पावर पॉलिटिक्स और जो हालात हैं उनके हवाले से भी ज़रूर उनसे बात की जाएगी। जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है और जो हुकूमतें हैं उनको बनते बिगड़ते देखा है, तो जो आज हालात हैं उन पर भी बात होगी। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हमारे उस्ताद हैं, हमें कुछ देर में वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत को बड़े गहरी नज़र से देखते हैं। इस बात की तरफ आने के लिए कि डायलॉग होना है या नहीं होना, उस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले खुर्रम साहब, मैं आपसे इसलिए आगाज़ करना चाहूँगा कि ठीक है, हुकूमतें पहले भी आई, अगर कोई ये कह रही पहले आपने क्यों नहीं किया, तो आप कहेंगे देयर कांट बी एनी राइट मोमेंट। किसी वक्त भी अगर ये सोच आ गई है कि तादाद बढ़ा दी जाए, तो पहला सवाल ये आता है कि चलिए ये तरमीमी बिल आया है तो ये सेनेटर अब्दुल कादिर साहब की जानिब से आया है, जो कि बादियों नज़र में एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं। एक ज़माने में वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, फिर पता नहीं क्या स्टेटस उनका, एग्जैक्टली क्या स्टेटस है ये तो उनको ही पता हो सकता है। लेकिन बिल आ गया, पीटीआई कहती है 2 जजेस 3 जजेस बढ़ा लें, 7 का हिंसा इस पे आप क्यों अड़े हैं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करवाने के लिए ये किया जा रहा है? ये सब सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी फंक्शन है और हमें उस पर जरूर तवज्जो दिलानी चाहिए, वो सियासी और आईनी मुकदमात नहीं है। उनका बुनियादी फंक्शन ये है कि वो जो निचले लोअर कोर्ट से
मुख्तलिफ हाई कोर्ट से उठते हुए केस आते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, केसेस हैं, उनका फैसला, उनके हतमी फैसला ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, उस पर करना है। और अगर हमने कोई सबक सीखना है जी। 2009 के बाद से अब 15 साल हो गए हैं, क्या 15 साल में अगर हम जजों की तादाद नहीं बढ़ाई गई तो क्या किसी तरह भी जो पेंडेंसी है उसमें कोई कमी आ रही है? अगरचे मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने उसके ऊपर बड़े दावे भी किए हैं, कहा जी हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी इस पर काम शुरू किया, ठीक है जी। लेकिन हकीकत यही है कि जो सियासी और आईनी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वक्त का बेशतर हिस्सा ले जाते हैं और जो अवाम के मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे। एक तरीका था कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब की जो सवाबदीद थी बेंच बनाने की, उसको वसी किया गया और 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उसकी वजह से कुछ बेंचों में पहले से ज्यादा तवाजुन पैदा हुआ। ठीक है। तो लिहाजा हर जो लेजिस्लेशन है सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, अब ये एक भी लगा बंदा असूल है कि अपोजिशन तो नियत पर शक करेगी, पर आप जैसे और जो दूसरे लोग बालिग नजर कानून को समझने वाले और पढ़ने वाले हैं, ये जब तादाद बढ़ेगी, अगर बढ़ती है 7 की तादाद, तो इससे ये आज सिर्फ अगले 15 दिन के लिए तो नहीं बढ़ रही, या अगले 8 हफ्ते के लिए तो बढ़ रही, फॉर ऑल टाइम्स टू कम है ना, बिल्कुल ठीक है, फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, ठीक है। और इस पे अगर बाद में आने वाले लोग समझते हैं कि जनाब अब पेंडेंसी दूर हो गई है और हमें इतने जजेस की जरूरत नहीं है, तो उसको कम भी आने वाली पार्लियामेंट कम यानी कि सिर्फ आप इसको पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेट करें, इसका ताल्लुक किसी खास केस, किसी खास वर्डिक्ट या आगे आने वाले हालात से नहीं है, सिर्फ बैकलॉग कम करने के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए किया गया है। गॉट योर पॉइंट, फेयर पॉइंट है। गवर्नमेंट मैं सिर्फ एक इसमें चीज ऐड करना चाहता हूं। जी जी। दूसरी बात ये है कि जब आप हुकूमत वक्त पर या एक उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं, तो अज़राए करम पाकिस्तान की अदालत आलिया बड़े अदब से अर्ज करूंगा, 1953 से लेकर आज तक जो स्याह फैसले हैं उनको भी तो आप डस्टबिन में नहीं डाल सकते। बदनीयती सिर्फ हुकूमतों की तरफ से नहीं हुई, अदलिया ने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिनके उन्हें जवाब देने, और जवाब हमें आज तक आए नहीं, और वो लोग रिटायर होकर, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट, हमारी बड़ी बसद एहतराम बड़ी ट्रेचरस हिस्ट्री है अदलिया की भी, मैं तो ओपनली हैसियत है, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि ये ठीक है ऑपोजिशन इस पे शोर करेगी, बट आप कहते हैं देयर इज नथिंग मोर टू इट, इट्स जस्ट अबाउट द पेंडेंसी। बट मदर साहब बात ये है, जस्ट द पेंडेंसी, बिकॉज़ देखिए एक बात है, जी, हर गुजरता दिन एक तजर्बा हमारे लिए क्रिएट करता है। पिछले 15 साल का तजर्बा ये है कि मौजूदा तादाद से पेंडेंसी कम नहीं हो रही। ठीक है, बट इसका ताल्लुक किसी मखसूस नशिस्तों के केस या किसी और मामले से नहीं है। हुकूमत का यही कहना है, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब का भी कहना है, सिर्फ पेंडेंसी से ताल्लुक है। मदर साहब बात यह है, 7 के फिगर के ऊपर अली जफर साहब ने कहा यह जुडिशल कू होने जा रहा है, सेनेटर अब्दुल कादिर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम 2 जजेस को चलें बढ़ाने की बात हो सकती है। 7 का हिस्सा क्यों आया है? जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस, उसका अभी जो मेजॉरिटी जजमेंट है अपेरेंटली वो ऑथर हो रही है, सामने नहीं आई। बट मदर साहब आप वो, अब मैं कहना तो नहीं चाहिए हाउस का बिजनेस है और ये लॉ मेकिंग है, बट वो कहते हैं ना, डू यू स्मेल अ रैट समवेयर? आपको लगता है कि इसमें नहीं कोई अल्टीरियर मोटिव है हुकूमत का और सेनेटर अब्दुल कादिर साहब का, ऑल्दो वो इन ट्रू स्पिरिट कर रहे हैं कि नहीं ज़रूरी है पेंडेंसी के लिए, तादाद बड़ी बढ़ गई है, मुल्क की बड़ी आबादी बढ़ गई है, लिहाजा जजेस बढ़ने चाहिए। मदर साहब। शुक्रिया मुनीब। देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब का ज़ाहिर है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान है मसला। अगर महज जो है वो इल्तवा केसेस की तादाद की बात है, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है केसेस की वो किस कोर्ट में पड़ी हुई है, किन अदालतों में पड़ी हुई है। आप सेशन कोर्ट्स उठा लें, आप सिविल कोर्ट्स उठा लें, आप हाई कोर्ट्स उठा लें, आप एंटी टेररिज्म कोर्ट्स उठा लें, और तादाद का अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में केसेस पड़े हुए हैं। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्यों? और अगर कोई संजीदा आपने ये करना ही है काम,
और संजीदगी से आपने ये काम करना है तो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल क्यों आए, एक प्राइवेट मेंबर अपना बिल क्यों के लेकर आए। आपको अगर ऐसी कोई कानून साजी करनी है तो फिर हुकूमत बिल लाने से पहले बैठे, अपोजिशन के साथ बैठे और अपोजिशन के साथ सामने एक अपना मौक़िफ़ रखे, अपोजिशन का इनपुट ले और वाकई एक संजीदगी से बात करें। यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मसला नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बात करें। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा जजेस की तादाद में जो कमी है वो तो लाहौर हाई कोर्ट में है। कोई 21-22 के करीब जजेस की लाहौर हाई कोर्ट, वो क्या आपने फिल कर ली है? क्या आपने सिंध हाई कोर्ट की वैकेंसीज फिल कर ली हैं? इसलिए फैसल साहब ने इजलास बुला लिया जुडिशल कमीशन का 13 सितंबर को कि वो कह रहे हैं कि वो फिल करना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जब आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट में ही पड़े हुए हैं सिर्फ केसेस? क्या सिविल कोर्ट्स में नहीं पड़े हुए? उनके जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? सेशन कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? हाई कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तादाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत केस सालों चलने के बाद आता है जी। सुप्रीम कोर्ट में तो एक फाइनल वर्डिक्ट, अपीलिंग कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। एग्जैक्टली। तो जहां केसेस 20-20 साल में पड़े हुए हैं, पहले तो वहां रिजॉल्व करें ना। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान मसला है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें इतनी हम इसको सिंपली सिर्फ पेंडेंसी मतलब आप इस कह रहे हैं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन में मतलब क्या अल्टीरियर मोटिव हो सकता है कि अच्छा जी ये जो एक रिसेंटली आया कि देखिए नहीं जज साहब, ये मैं इसलिए खुल के कह रहा हूं क्योंकि ये बात अब पाकिस्तान के पावर सर्कल्स में होती है। बात अगर पाकिस्तान की अदालती तारीख को देखा जाए तो खुर्रम साहब ने ठीक है दुरुस्त कहा, हमारी कोई अच्छी तारीख नहीं है अदालती तारीख, बट आज की तारीख में मदद साहब हुकूमत क्या अचीव कर सकती है नंबर ऑफ जजेस बढ़ाकर इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट? आपके नजदीक क्या ऐसा लगता है आपको? एनीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर केस? क्या आने वाले हालात? मुनीब, पहली चीज तो ये कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती हैं, सिर्फ ये हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनका प्रॉब्लम ये है कि हम उठा के देख लें, हम जो लेजिस्लेशन करते हैं हम ये समझ के करते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी हुकूमत में रहना है। हम ये समझ के नहीं करते कि आइंदा जब आप अपोजिशन में होंगे तो बहुत सी लेजिस्लेशन आपको हर्ट करेंगी। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ एक और ये सिर्फ जुडिशरी का क्राइसिस नहीं है, ये सिर्फ जुडिशरी। आप देखें ना कि इस मुल्क में हम दावा तो ये करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम दावा तो ये करते हैं कि इस मुल्क में एक पार्लियामेंट है जी। इस मुल्क में कराची यूनिवर्सिटी का भी वाकया क्या हुआ? इस मुल्क में एक शायर जो है उठा लिया गया, एक टिक टॉकर उठा लिया जाता है, एक प्रोफेसर उठा लिया जाता है, एक लाइन लगी हुई है जो मीडिया पे तरह तरह की जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो पॉलिसीज़ आप आज ला रहे हैं याद रखिए। और खुर्रम साहब ज़ाहिर एक पुराने सियासी जो है वो लीडर हैं और सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ये याद रखें। और माजी की मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको कि जो चीज़ें आपने की हैं, जो चीज़ें पीपल्स पार्टी ने की हैं, जो चीज़ें पीटीआई ने की हैं, वो जब हुकूमत में अपोजिशन में होते हैं तो वही चीज़ें उनको हर्ट करती हैं। ठीक, ऐसा ना हो कि आज जो आप मीडिया के साथ कर रहे हैं, आज जो आप दूसरी इस्लाहात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल वही इस्लाहात आपके लिए मुसीबत के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस चीज़ को किया कि फ़ॉरेन जो है लॉयर्स नहीं आ सकते केसेस में। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपना केस चला तो वही जो कानून है वो उनके गले पड़ गया। मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए कि अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाएं, बैठें, एक प्रॉपर कानून साजी करें। ये क्या कि एक मेंबर ने एक प्राइवेट बिल पेश कर दिया और उस पर मतलब आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ तो नजर आता है। मतलब आपकी बात ठीक है अपनी जगह कि इसको इतना सिंप्लीफाई करके हम नहीं कर सकते। हम इससे पहले कि हम उस बात पर आए कि जी मुज़ाकरात या नो मुज़ाकरात, PMLN भी कह रही है नहीं जी माफ़ी मांगे फिर PTI मुज़ाकरात कर सकती है, जबकि PTI कहती है हम तो इस हुकूमत से बात करती नहीं, ये तो फारग है, बिल्कुल इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब ये फरमाइए कि जो जजेस की तादाद बढ़ रही है, हुकूमत कहती है तो इसलिए बढ़ा रहे हैं,
कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत है। अब्दुल कादिर साहब को, सेनेटर साहब को बखूबी जानते हैं आप, उनको ख्याल आया कि मुल्क में आबादी बहुत बढ़ी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जबकि निज़ाम इंसाफ के हवाले से आप भी बड़े नाकिद हैं, आप भी बेशुमार खामियों को हाईलाइट करते हैं। अभी मजहर साहब भी कह रहे थे अगर आपने जजेस की तादाद बढ़ानी है तो लोअर जुडिशरी में बढ़ाएं, जहां से असल मामला शुरू होता है। बट हम जिस जगह पर आज मौजूद हैं इफ्तिखार साहब, क्या ये जो तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल है सिर्फ आबादी को देखते हुए और पेंडेंसी कम करने के लिए, या इसके पीछे कोई और अल्टीरियर मोटिव है आपकी नज़र में? सारी बात है कि जजेस की जो तैनाती है, अगर उसमें इजाफा होता है तो मैं लफ्ज़ अल्टीरियर मोटिव इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक, मैं ये जजमेंट नहीं दूंगा उनकी तैनाती से पहले कि उनकी तैनाती के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था। ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ठीक, कानून इजाज़त देता है, और कानून अगर इजाज़त देता है और आइन के ताबे बने हुए कवानीन इजाज़त देते हैं तो उस पर अमल दरामद करने को हम अल्टीरियर मोटिव के साथ नक्की कर दें तो ये एक अफसोसनाक रवैया है और ये पॉजिटिव रवैया नहीं है। ठीक, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि हर जगह पे जजेस की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, ताकि जो पेंडेंसी है ये ख़त्म हो, लोगों को जल्द इंसाफ मिले। बिल्कुल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हूँ और इसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। ठीक, आप ये समझते हैं कि इसके अंदर, और ये आपने कैटेगोरिकली कहा कि इसके अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ बैड जजमेंट, और आप समझते हैं कि अगर कानून में इसकी इजाज़त है तो, और अगर पार्लियामान का ये काम है, कानून साजी हो सकती है तो पार्लियामान करे। फेयर इनफ, इट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। एक मुख्तसर सा वक्फा जी मैं वापस आता हूँ, जरा अब डायलॉग के हवाले से हो जाए। बार बार एक ही बात की जाती है कि डायलॉग हो रहा है, नहीं हो रहा, और पीटीआई ये कहती है कि नहीं जी हम तो किसी तरह के डायलॉग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे जिनके पास असल ताकत है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इसके अंदर अब सबसे अहम बात यह है कि जनाब असद कैसर साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या फरमाते हैं डायलॉग के हवाले से या बातचीत के हवाले से। अब खुरम साहब, बात यह है कि आप जिस तरह आपके बहुत से कोलीग्स भी कह रहे हैं जी 9 मई के ऊपर माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तो बात नहीं होगी, लेकिन जो बात एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कही गई, जो डीजी ISPR ने भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये कही कि जी पहले सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। उन्होंने तो पीटीआई का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा जी जिन्होंने किया है वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। लेकिन क्या वो अगर सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेंगे तो कोई गारंटी ये है कि कोई उन्हें माफ़ कर देगा, नंबर एक। और क्या अगर वो सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेंगे तो कोई ये गारंटी देगा कि वो दोबारा सियासी हुकूमतें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बात कर सकती है, उनके साथ कोई डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ा सकती है तहरीक इंसाफ के साथ? मुनीफ साहब, दो बातें हमें अलग-अलग करनी। ये तो डायलॉग जिसकी बात हो रही है, ये तो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का डायलॉग है और उसमें कोई सौदेबाजी होनी है। इसीलिए आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है कि वो जमहूरियत के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे। अच्छा, वो अपने आने वाले इक़्तिदार की सौदेबाजी कर रहे हैं, जो अब वो समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए पहले जिन कंधों पर चढ़कर आए थे उन्हीं कंधों पर चढ़कर दोबारा आना चाहते हैं। तो जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मैंने बात शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी की है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए, चूंकि वो पार्लियामान में मौजूद हैं, हम हर वक्त पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं कि महंगाई कैसे कम करनी है, बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी कैसे कम करनी है, क्या कोई नया मिसाक जमहूरियत है जिस पर बात होनी है, या आने वाले दिनों में हमें इंतखाबात के बेहतर इनेकाद के लिए कोई कानून साजी चाहिए, या इसी तरह भी जब हमने निज़ाम अदल की बात की। लेकिन आप नोट करें कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल में तहरीक इंसाफ का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये उनका कंसर्न ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने। उनका कंसर्न तो है इक़्तिदार का और बानी चेयरमैन साहब, उन्होंने उस दिन इस पर वॉकआउट किया है। बलूचिस्तान में एक सूरत हाल थी, उन्होंने कहा पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को 2 रोज बहस करनी चाहिए। आप कानून साजी में पड़ गए, उन्होंने कहा जी एजेंडा साइड पर रखें, आप पहले उस पर बहस करवाएं। और फिर उन्होंने वॉकआउट किया एहतजाज में कि उनको भी बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी थी वो एक कौमी मसला लगा, लेकिन हुकूमत चोज नॉट टू हैव अ डिबेट ऑन दैट।
जी, तो डिबेट पार्लियामान दोबारा सेशन में आएगी, सेनेट सेशन में है तो उस पर बात करें। लेकिन ये जो सारी जो हम कहते हैं डायलॉग होना है, आपके नाजरीन के लिए समझ के लिए कि डायलॉग किस चीज का होना है, क्या डायलॉग होना है, क्या सौदेबाजी होनी है, टेबल पर क्या रखा जाना है। तो सारा इशू यही है कि टेबल पर अगर तो पाकिस्तान का आइन है तो हम बात करेंगे, अवाम के मसाइल हैं तो बात करेंगे, अदरवाइज जो बाकी जो वो जिस किस्म का डायलॉग वो चाहते हैं कि किसी तरह उनको एनआरओ मिल जाए 9 मई के खिलाफ, वो तो नहीं मिलेगा। तो लिहाजा वो सारी जो डायलॉग की डिस्कशन है असल में उसके आगे एक धुंध है कि इसके पीछे मकासद क्या है। बट खुर्रम साहब ये भी तो देखिए ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चलना है, तो क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर आज ये कह सकते हैं कि मुल्क वाकईतन, अभी मजहर साहब ने बताया कि कभी कोई टिकटॉकर उठ जाता है, कभी कोई शायर उठ जाता है, फिर पता नहीं आ भी जाता है, और फिर कई दफ़ा सैरों के लिए भी लोग चले जाते हैं, फिर आ भी जाते हैं। बट सवाल ये है कि क्या वाकई मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, नंबर एक। क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े तहे दिल से और तंगदस्ती से, मतलब तंदही से, मादरत के साथ, बड़ी इस बात पर फोकस रहा उनका कि वोट को इज्जत दें, वोट को इज्जत दिलवाएं। उन्होंने, इमरान खान साहब के बकौल मियाँ नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत छोड़कर बूट को इज्जत दे दी। आई मीन दिस इज अ वेरी लोडेड एक्यूजेशन। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? आई रिस्पॉन्ड टू इट के 8 फरवरी के इंतखाबात में नशिस्तों से कत्ता नजर पाकिस्तान के अवाम की 31% वोट जो है रफली वो तहरीक इंसाफ को मिले, चाहे वो सारे आजाद उम्मीदवार थे। वो जो 31% वोट की इज्जत है वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर उन्हें जो 69% उनके खिलाफ पड़ा है उसका भी एहतराम करना, उसको भी इज्जत देनी। उनका मुतालबा ये कि सिर्फ 31% को इज्जत मिलनी चाहिए, 69% को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरे मुखालिफ और बैन को नहीं मानता और ये गलत तरीके से है। अच्छा जी, अगर वो इस बात का एतराफ करें कि 69% की उस वोट की भी इज्जत है जो पाकिस्तान के अवाम ने दिया है, तो फिर 31% की भी इज्जत होगी। अच्छा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ मेरी इज्जत है बाकी सबकी इज्जत नहीं है और बाकी सब खराब है। हमें नहीं, बट वो तो कह रहे हैं ना, आप तो डाका माजरत के साथ वो कह रहे हैं आप डाका मार के इख्तिदार में आए हैं और आपने मैंडेट चोरी किया है उनका। देखिए वो कहते रहेंगे इंतखाबात को, अब आपको मालूम है कि 8 सितंबर को 9 महीने हो जाएंगे। जी जी जी। अभी तक पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई फैसला कुन सबूत ये पेश नहीं कर पाए, बल्कि उसका उल्ट ये है कि जब खुद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उन्होंने केस किया कि मेरा ये हल्का खोला जाए, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए। वो तो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस बात का फैसला हो। तो लिहाजा मैं ये भी कहूंगा कि जो हुकूमत 69% वोट लेकर आज मौजूद है वफाक में, उसके जो उसके जितने भी इकदाम है और उसकी इकदाम और पॉलिसियां उस 31% को खुश करने के लिए नहीं हो सकती। वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए होंगे। हम उनकी इज्जत जरूर करेंगे, लेकिन हमें वो काम करना है जो हम समझते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और इसका हमारे पास मैंडेट है। आपके पास मैंडेट है, बट इस बात का जवाब तो एक शायद मुश्किल सवाल है और शायद आज के हालात में शायद आप दे भी लें और शायद ना भी देना चाहें कि मुल्क क्या वाकई आइन और कानून के हिसाब से मुसलसल चली जा रहा है। क्योंकि मदर अब्बास साहब को तो बहुत कुछ नजर आता है, मुझे भी नजर आता है, आप अखबारों में पढ़ के नजर आपको आ जाता होगा। ये तो पाकिस्तान के अंदर हमें 77 सालों के बाद एक बहुत ही मुश्किल और गंभीर सूरत हाल है कि एक तरफ आमरीत की खाई है और दूसरी तरफ अडयाला के फाशिज्म का दोज़ख है। और उसके दरमियान से मिलना है और ये आसान नहीं है, उसमें परफेक्शन मतलब you're choosing between the lesser evil। मैं यही कह सकता हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ हमें दोनों, ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है वफाक में, और ये बड़ी दिलचस्प बात, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हम 4 सूबों की हुकूमतों की बातें नहीं करते, हम सिर्फ वफाक की बात करते हैं। वहां भी इसी तरह के फुट पड़े हैं। इसी तरह जितनी क्रेडिबिलिटी वफाकी हुकूमत की है, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, उतनी ही क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की 4 सूबाई हुकूमतों। अच्छा, मैं जरा इफ्तिखार साहब, इससे पहले मदर साहब के बारे में, इफ्तिखार साहब ये जरा इस बात को इस तरह से एवेल्युएट करें, क्योंकि इंतखाबात बेशुमार हुए, आपने हैंड्स ऑन भी बहुत कुछ देखा है। ये बात बार बार कही जाती रही है और अब ख़ास तौर पर कही जा रही है कि
एक तो ये जिस पर बात हो गई कि नहीं जी डायलॉग जब तक पीटीआई नहीं करेगी, माफी नहीं मांगेगी तो बात नहीं होगी, आगे मामला नहीं बढ़ेगा। तो मेरा सवाल तो ये है कि माफी मांग लेंगे तो कोई आपको माफी दे देगा? एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये कि ये बड़ा तवातुर के साथ इल्जाम लग रहा है मियां नवाज शरीफ साहब पे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे उनके ऊपर बड़ा भारी समझौता किया है। क्या आप इससे एग्री करते हैं अपना इफ्तिखार साहब? मैं दस्तगीर की बातों से इत्तफाक करता हूँ। जो पॉइंट उसने रेज किए हैं वो बड़े वैलिड हैं। और बेटा मैं आपके प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए एक बात कहूँगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को देखना चाहिए कि जो उनका इलेक्शन चैलेंज हुआ है उसको फेस करें। उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कोई सीट जो उनका मुतालबा हो खोल दे ताकि ये मामला ख़त्म हो। ये तमाशा जो 35 पंक्चर से शुरू हुआ जी, 4 अपना असेंबलियों के इंतखाबात के बारे में कि जी खोल के दिए जाए बख्शे इनको, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। लोगों के मसाइल बहुत खौफनाक हद तक तबाही की तरफ जा रहे हैं। 10 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं इस सारी डिबेट के दौरान। मुझे उनको देखना है। मुझे इससे कोई तल्लुक नहीं है कि पार्लियामेंट में कौन बैठता है। ये पार्लियामेंट को मजाक बनाना चाहते हैं, इनकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर क्या सेनेट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, ठीक है जी, 4 असेंबलियां मौजूद हैं, 4 गवर्नमेंट चल रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट चल रही है। अगर ये चल रही हैं और अदारे काम कर रहे हैं तो मैं पूछने में हक बजानिब हूँ कि ये चाहते क्या हैं। इनको ये सारा कुछ अमल गैर असूली नजर आता है। देन दे शुड रिजाइन फ्रॉम द असेंबली एंड दे शुड गो बैक टू द पीपल। ये इस्तीफे दें और अवाम में। वो कहते हैं हम फिर जाएंगे तो फिर धांधली हो जाएगी इफ्तिखार साहब। वो कहते हैं फिर हमारा मैंडेट चोरी हो जाएगी। मेरी बात सुन लो एंकर साहब। जी जी, कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो धांधली वाला ड्रामे को रोक सके। मैं 1970 से इस सारे सूरत हाल को देख रहा हूँ। समझ आई? ये कहानियां हैं और ये जवाब क्या है? 31% वोट लेने वाले क्या दूसरों को डिक्टेट करा सकते हैं? क्या हम संजीदा हैं? और आपका ये सवाल कि जनाब वो बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे थे, उनको बात नहीं करने दी गई। तो असेंबली का इजलास तो जारी है, सेनेट का इजलास जारी है। ये खास दिन ही उन्होंने बात करनी थी। दे आर प्लेइंग विद द, I won't say that they are playing with the galleries always, all the time. And as far as Imran Khan is concerned, मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ मुकदमात साबित कर सकती है, देन कानून के ताबे उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ इल्जाम साबित नहीं कर सकती तो फिर जब वो तमाम मुकदमात खत्म हो जाएं तो वो रिहा हो जाएं। ठीक क्या हो जाएगा? उनकी रिहाई से क्या क्या तब्दीली आ जाएगी? क्या उनकी रिहाई से बिजली के बिल कम हो जाएंगे? क्या उनकी रिहाई से गुर्बत जहाँ पे हम खड़े हैं वो कम हो जाएगी? क्या उनकी रिहाई से ये होगा कि जो उनके एक केस खत्म नहीं होता ना, एक खत्म होने लगता है फिर कभी पता लगता है तोशाखाना 2 आ गया, फिर कुछ और आ गया। 2-3 केसेस ऐसे थे जिन पे इंतखाबात से 5 रोज पहले उन्हें कन्विक्ट किया गया, 2 हाई कोर्ट की स्टेज पे जाके फारग हो गए, उनको एक्विटल मिल गया। तो सवाल ये ना, ये जो कुछ हुआ जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई बसद एहतराम, तो उस वक्त उन पे भी सवाल उठाया गया, इन पे भी उठाया जा रहा है। साहब मैं भी बसद एहतराम आपसे ये पूछ रहा हूँ जी, जो मेजर केसेस हैं उनका फैसला होने दें। मैं तो मानता हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकती तो बाय द एंड ऑफ द डे उनको रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या उनके रिहा होने से पाकिस्तान के अंदर लोगों की गुर्बत के खात्मे की तरफ हम एक कदम उठा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी रिहाई के साथ एक और गैर यकीनी सूरत पैदा होगी और धरनों की बात होगी और जुलूसों की बात होगी, क्योंकि उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है उनकी इस हरकत की बिना पे। पाकिस्तान की जो शराफिया है इसका किस तरीके से फायदा उठा रही है इस पाकिस्तान की सियासत की बिना पर, हमें ये देखना होगा। पीटीआई इज प्लेइंग टू द गैलरी और डिबेट आगे भी किसी सेशन जारी है, डिबेट हो सकती है। बलूचिस्तान का एक अहम मामला है, उस पर भी। और जब तक और क्या 31% वोट हासिल करने वाले लोग जो 69% वोट जिनको मिला है उनको डिक्टेट कर सकते हैं, मज़ा साहब से जानेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा जरा वापस आते हैं हमारे साथ रही। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। मज़ा साहब बसद एहतराम, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो आपको नज़र आ रहा है
वो आइन और कानून के मुताबिक बकौल खुर्रम दस्तगीर खान साहब के कि एक तरफ फैशिज्म है अडयाला का, एक तरफ आमरीत की गहरी खाई है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं और हम कोशिश करते हैं वी गो फॉर द लेसर इवल। सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है आपके नज़दीक, क्या वाकई तहरीक इंसाफ आपकी नज़र दे आर प्लेइंग टू द गैलरी? क्या आपकी नज़र में वाकई मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बहुत भारी उसूलों की सियासत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है? साहब देखिए मुनीब, आपने शुरू में बात की कि डायलॉग की। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग कोई दो दोस्तों में तो नहीं होता। डायलॉग जब हम करते हैं तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके रेजोल्यूशन के लिए करते हैं। राइट। अब उसमें आप एजेंडा तय करते हैं, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपोजिशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और कई मीटिंग पॉइंट्स जो हैं वो उस पर आगे होती है। यहाँ एक हार्ड, अगर तहरीक इंसाफ ने बहुत हार्श पोजीशन ली हुई है तो गवर्नमेंट ने भी कोई डेमोक्रेटिक पोजीशन नहीं ली हुई है। जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, इनसे डायलॉग नहीं हो सकते, तो वो भी एक गैर जमहूरी रवैया होता है। और जब अपोजिशन कहती है कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो ये भी एक गैर जमहूरी रवैया है, क्योंकि आप सियासी जमातें आपस में ही बातचीत करती हैं, आपस में ही, यानी इसी पॉइंट पर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत मुस्लिम लीग नून को भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत पीपल्स पार्टी को भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत तहरीक इंसाफ को भी हैं। कल कोई उनके साए में पनाह लेने की कोशिश करता है, आज कोई और लेता है। तो डायलॉग किस बात पर होना चाहिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का इख्तियार किसको है, पाकिस्तान में सियासत करने का इख्तियार किसको है। वो अच्छी सियासत हो, बुरी सियासत हो, सही सियासत हो, गलत सियासत हो, इसका फैसला मैं करूँगा एज ए वोटर कि कौन किसको मैं मैंडेट देता हूँ, किसको नहीं करता, और जिसको मैं मैंडेट देता हूँ उस मैंडेट का एहतराम करें। अब डायलॉग की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है, और इस तरीके से डायलॉग को मुस्तरद किया जाता है, तो उसके बाद आपके पास रह क्या जाता है? बिल्कुल पार्लियामेंट मौजूद है, बिल्कुल पार्लियामेंट में गुफ्तगू होनी चाहिए। अभी आपने शुरू में ही कहा कि जब वो बात, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसले पर जो है वो बाकी बिजनेस को साइड में रखें। क्या ये पहली मर्तबा हुआ है? क्या ये पहली मर्तबा दरख्वास्त हुई है कि जी एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है, बाकी इशूज़ को साइड में रख के आएँ, इस पर डायलॉग, इस पर बातचीत कर लें? तो क्योंकि बलूचिस्तान का इतना बर्निंग इशू है, तो क्या उस दिन बातचीत नहीं हो, उस दिन उस पर डिबेट नहीं हो सकती थी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ रैशनल ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स का दायरा रह गया है वो इख्तिदार में आने के लिए और इख्तिदार बचाने के लिए। इसके अलावा लोगों के इशूज़ को साइड में कर दिया है। हम सिर्फ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सिर्फ अपने इख्तिदार को बचाने के लिए कर रहे हैं या इख्तिदार में आने के लिए कर रहे हैं। हम उसूलों को, हम नज़रियात को, हम आइन को, मैं आपसे पहले भी ये बातचीत कर चुका हूं, मुझे बता दें, क्या 8 फरवरी का इलेक्शन आईनी था? क्या 1973 के आइन के तहत इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का? वो कहते हैं साबित कर दें, वो कहते हैं ना साबित कर दें, अभी कानून अदालत में जाके साबित कर दें। जिस तरह इफ्तिखार साहब ने भी कहा, इमरान खान के खिलाफ अगर सबूत नहीं मिलता तो फारिग कर दें, उन्हें रिलीज कर दें। नहीं मुनीब, मैं तो आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूँ ना। ये तो हकीकत है ना कि अगस्त में असेंबलियों का टेन्योर खत्म हो गया था जी। जब असेंबलियों का टेन्योर खत्म हो जाता है, आइन क्या कहता है? कितने दिन बाद इलेक्शन होना चाहिए? या 60 रोज या 90 रोज। बिल्कुल। ये 8 तो फिर ये 8 फरवरी का इलेक्शन कैसे हुआ है? हो गया इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस इलेक्शन को आईनी इलेक्शन करार दिया जाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ये कहना तो काफ़ी नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन करा दें, हो गया, बहुत अच्छी बात है, चलें किसी तरह भी हुआ। लेकिन जब आप इसको डिबेट करेंगे तो ये सवाल अपनी जगह होगा कि क्या 8 फरवरी का इलेक्शन जो 6-7 महीने और जो साल भर की इंटरम सेटअप्स रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था? हमारी अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हैं,
चार्टर ऑफ मईशत करें, मजहब इसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट किया थे, बता देता वो कहते हैं जी कि अगर अब नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहिए था। अगर इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं तो उनको रिलीज हो जाना चाहिए। ये अदालती निज़ाम चल रहा है, मुल्क में जमहूरियत चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इलेक्शंस के हवाले से खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कहा कि मुल्क की किसी भी अदालत ने कोई बड़ा फैसला इस इलेक्शन के हवाले से नहीं दिया, तो हाउ कैन वी से दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नहीं, आप और मैं वो कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को ब्लेम नहीं कर रहा या मुस्लिम लीग को ब्लेम। मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूँ कि मैं जो आईनी किताब में पढ़ता हूँ वो तो या तो 60 डेज़ में इलेक्शन होता है असेंबली के खात्मे के बाद या 90 डेज़ में होता है। ठीक है जी। अगर इसके अलावा होता है तो मुझे बता दें, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात कह रहा हूँ। ठीक। इसके अलावा होता है तो, और जो एक्सक्यूज़ दी गई इलेक्शन ना करवाने की, उस एक्सक्यूज़ को आप सामने रख लें कि पैसा नहीं है, यानी इलेक्शन के लिए पैसा रखा जाता है और वो बाकायदगी से रखा जाता है बजट में, और इलेक्शन कमीशन आके कहता है कि जी गवर्नमेंट ये वो कह रही है इलेक्शन कमीशन कि जी पैसा नहीं है। ये जो एक्सक्यूज़ है, अब हो गया, चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है, अगर वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड पॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन में नहीं है। वे फॉरवर्ड कहीं ना कहीं किसी को स्पेस देने में नहीं है। वे फॉरवर्ड ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगी कि वो आज किसी के लिए गड़ा खोद रही हैं तो कल ऐसा ना हो कि उस घड़े में खुद गिर जाए। और ऐसा हमने देखा है तारीख में, बिल्कुल ठीक, खुद ही गिरे हैं जो गड़ा खोदा है। बिल्कुल ठीक है। अब मुज़ाकरात कौन किससे करना चाहता है, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। हुकूमत आज भी ये कह रही है कि बाकायदा तौर पर रऊफ हसन साहब मांग रहे हैं, वो बात सिर्फ फौज से करना चाहते हैं और इसीलिए अब फौज के मिन्नते तरले कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नहीं, हुकूमत से तो हम इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि हुकूमत के पास कोई मैंडेट ही नहीं है, इनके पास तो ताकत नहीं है। बहरहाल हुकूमत को कौन किस तरीके से इक़्तिदार में लाया, ये बात तो तारीख में लिखी जा चुकी है और जब मौरख लिखेगा तो आने वाले अदवार के अंदर बताया जाएगा कि कौन किसको लाया। 18 में कौन किसको लाया, 2024 का इंतखाब और आगे आने वाले इंतखाबात के अंदर भी किसका क्या किरदार रहा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर इसको ज़रूर तहरीर किया जाएगा। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।